हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। उम्मीद करती हूँ अच्छे से चल रही होंगी, है ना। तो इन्हीं पे जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसको और अच्छे से करने के लिए मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं एग्ज़ाम टाइम पे, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। स्पेशली बोर्ड एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ऐसा होता है ना, बच्चे को एक एक मार्क्स बच्चे के लिए कीमती होता है। और होता है नॉर्मली हम लोग पेपर तो पूरा करके आते हैं, 80 मार्क्स का पेपर करके आए, लेकिन जब मार्क्स देखते हैं तो 60 है, 65 है, अरे इतने कम कैसे हो गए मार्क्स, हम तो पूरा पेपर करके आए थे। तो ये वो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। तो आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को वही छोटी छोटी मिस्टेक्स बताने वाली हूँ, ताकि आप इस बार के एग्जाम में वो मिस्टेक्स ना करें और आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या है वो छोटी छोटी सी हमारी मिस्टेक। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत हैं, पर पता आपको सारी होनी चाहिए ताकि आप एक भी ना करो इस बार के एग्जाम में। सबसे पहली मिस्टेक है, पेपर को देखते ही जब 15 मिनट हमारे को मिलते हैं क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए, तो पेपर देखते ही हमारे माइंड में कन्फ्यूजन होती है। वो क्या, यार सीक्वेंस वाइज पेपर करें या कैसे करें, मतलब क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करें या क्या करें, बीच में से रैंडमली कोई भी कर ले। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें स्टार्टिंग के क्वेश्चंस नहीं आते, तो वो यही सोचते हैं यार स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो आते ही नहीं है, तो एक दो शीट तो ऐसा ब्लैंक छोड़नी पड़ेगी। तो आपको ऐसा किसने बोला कि एग्जाम में आपको सीक्वेंस वाइज ही करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको पता है कि जो आपका पेपर आएगा वो कुछ सेक्शंस में डिवाइड होके आने वाला है। जैसे कि अगर मैं यहाँ बोलूँ, मान लो वो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सी है, डी है, ई है, ये 5 सेक्शंस में पेपर डिवाइड होके आया। अगर आपको सेक्शन ए के क्वेश्चन नहीं आते तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसमें उसी टाइम पे उस चीज़ को एक टेंशन नहीं आपको माइंड में उसकी क्रिएट करनी है। जो सेक्शन आपको पहले आता है आप उस सेक्शन को पहले कीजिए। ऐसा कोई कंपलसेशन नहीं है कि सेक्शन ए ही पहले करना है। अगर आपको सेक्शन डी पहले आता है तो कोई बात नहीं, आप सेक्शन डी यहाँ पर मेंशन करो पहले। सेक्शन डी जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, सेक्शन डी में कई क्वेश्चन होंगे, मान लो 5 क्वेश्चन है आपके पास। अगर आप 40 क्वेश्चन 40 नंबर का अटेम्प्ट कर रहे हो, यहाँ लिखो 40 और क्वेश्चन कर दो। देन नेक्स्ट अपनी शीट पे क्वेश्चन नंबर 39 लिख के उसको कर दिया, फिर 42 भी उसी सेक्शन में है तो 42 लिख के उसको कर दिया। तो पहले एक सेक्शन कंप्लीट कर लो, पर आप कोई सा भी सेक्शन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है सेक्शन ए ही करना है। डी के बाद आपको लगता है मुझे बी करना चाहिए, बी में 4 क्वेश्चन है बट मुझे 3 आते हैं, तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है, आप सेक्शन बी मेंशन करो, ऊपर क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली लिखो, स्टार्ट कर दो। तो ये सबसे पहली कंफ्यूजन हो जाती है पेपर को देखते ही। क्वेश्चन पेपर पूरा 15 मिनट में देखा और हमने ये सोच लिया कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आता, ये क्वेश्चन हमें नहीं आता, तो क्या करें। तो कई बच्चे होते हैं स्टार्टिंग से शुरू करने के चक्कर में शीट्स को छोड़ते रहते हैं। फर्स्ट शीट पूरी सेक्शन ए के लिए छोड़ दी, सेकंड पूरी बी के लिए छोड़ दी, ऐसे छोड़ दी, और सेक्शन सी आगे जाके थर्ड शीट पे किया। अब बाद में कई बार ऐसा होता है टाइम ही नहीं मिला, वो आगे की 2 शीट्स ब्लैंक ही रह गई। तो ये गलती आप लोग इस बार के एग्जाम में बिल्कुल नहीं की। जो सेक्शन आपको आता है आप पहले वो सेक्शन अटेम्प्ट करो। क्लियर है, फर्स्ट मिस्टेक पता चल गई है ना, अब ये गलती तो नहीं होगी उम्मीद करती हूँ। ठीक है, सेकेंड है आप लोगों की यहाँ पर मिस्टेक, कई बच्चे होते हैं बहुत ही अच्छे से शीट को सोचते हैं डेकोरेट कर दें, शायद टीचर ये देख के इम्प्रेस हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। कई तरीके के पेन यूज़ करते हैं, हाइलाइटर्स यूज़ करते हैं हर क्वेश्चन के बाद। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि टीचर आपके ये क्रिएटिविटी देख के वो इम्प्रेस होने वाली है। कोई ड्राइंग का पेपर नहीं है, मेन सब्जेक्ट्स का पेपर है, तो कोई ऐसी क्रिएटिविटी नहीं करनी। नॉर्मली 2 पेन जो यूज़ होते हैं ब्लैक एंड ब्लू, वही 2 पेन आपको यूज़ करने हैं। और पेन का भी एक चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो जो पेन आप रिवीजन टाइम पे यूज़ करते हैं उस पर आपका हाथ सेट हो जाता है, पेन पे हो जाता है ना। कोशिश किया करो वही पेन आप एग्जाम में लेके जाओ, ताकि वो हाथ सेट रहेगा तो आपकी स्पीड अच्छी रहेगी, प्लस राइटिंग भी अच्छी रहेगी। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के लिए नए नए पेन लेके आते हैं, कॉस्टली पेन लाते हैं कि अच्छा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपने घर पे पेन यूज़ किया है आप उसको एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हैं, और आपका हाथ उसी पेन पे सेट है तो और अच्छे से आप एग्जाम कर पाएंगे। ठीक है, नॉर्मली 2 ही पेन यूज़ करो, क्वेश्चन के लिए ब्लैक और वैसे आंसर के लिए ब्लू पेन। हाँ, पेंसिल स्केल वगैरह ये सब आपको लेके जानी है, वो भी अभी मैं आगे बताने वाली हूँ कि उनका क्या यूज़ रहेगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा डेकोरेशन वगैरह नहीं करनी, स्टार बना दिया कहीं पर, बबल्स बना रहे हैं, क्लाउड बना रहे हैं, नो, ये सब कुछ नहीं करना है। सिंपल प्रेजेंटेशन देनी है और नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन देनी है। क्लियर है, तो अब ये गलती आप पेपर में मत कीजिए। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे मैंने बोला आपको पेंसिल वगैरह, आपको पता है कि मैथ्स और साइंस में जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं, फिगर वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, है ना, होते हैं ना, साइंस में भी फिगर बनानी होती है, मैथ्स में भी बनानी होती है, डायग्राम कह लो साइंस के लिए, मैथ्स के लिए फिगर वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो उनको आप कोशिश करो कि प्रॉपर पेंसिल और स्केल से ही बनाओ। अगर आप फ्री हैंड से बनाओगे ना गंदी सी फिगर, तो देखने में भी नहीं अच्छी लगेगी, और जब वो जो टीचर चेक करेगा उसको शायद वो समझ में भी ना आए, कई बार होता है ऐसा, है ना। चैप्टर अगर आप मैथ्स में लो, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, उसमें कितनी फिगर्स हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर एक चलो एग्जाम्पल देती हूँ, देखो जरा, ये देखो, आपको यहाँ पर एक छोटा सा मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चे का आंसर शीट यहाँ लगा रखा है। तो अगर आप इसमें यहाँ पर देखें तो ये फिगर ड्रॉ हुई हुई है, कितनी नीट एंड क्लीन ये फिगर बनी हुई है प्रॉपर पेंसिल और स्केल से बना है ना। तो देखने में भी आपको भी अच्छी लग रही होगी, मुझे भी अच्छी लग रही है, और जो टीचर ने चेक किया उसको भी डेफिनेटली अच्छी लगी होगी। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अगर आप फिगर्स को बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, उससे आपकी प्रेजेंटेशन और अच्छी हो जाएगी। तो टाइम को उसी अकॉर्डिंग ही मैनेज करना है आपको कि फिगर के लिए आपको प्रॉपर टाइम मिल जाए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चीज़ की यहाँ पर बात करूँ आपसे, और क्या मिस्टेक्स होती है, रफ वर्क। जैसे अगर आप यहाँ देखें, रफ वर्क भी मैंने आपको यहीं पर ही दिखा देती हूँ, चलो ये देख लो आप यहाँ पर रफ वर्क, हमारे को यहाँ पर एक मार्जिन मिली थी, ये वाली मार्जिन, बट यहाँ मैथ्स में होता है कि रफ वर्क नहीं आ पाता इतनी सी मार्जिन में, तो बच्चे ने क्या किया, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, यहाँ अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए, सेक्शन भी देख लो मेंशन किया हुआ है बच्चे ने, ठीक है, और यहाँ ये सारा उसने रफ वर्क किया है, अलग से टीचर को क्लियर हो रहा है कि रफ वर्क है। पर कई बच्चे क्या करते हैं, आप घर पे भी, आप लोग भी ऐसा करते होंगे, घर पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, मैथ्स की या साइंस के न्यूमेरिकल्स की, तो आप ये मिस्टेक ज़रूर करते होंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन कर दी, यहाँ पर कर दी, यहाँ कर दी, नीचे यहाँ, जहाँ जहाँ भी जगह बची ना, हर जगह कैलकुलेशन कर दी, हर जगह रफ वर्क कर दिया। अब बीच में आपका सॉल्यूशन है, कैसे टीचर पहचान पाएगी उसको, नहीं पहचान पाएगी। अब वहाँ कहीं ना कहीं आपके नंबर कट हो जाएंगे। तो ये मिस्टेक नहीं करना इस बार के एग्जाम में। साइड में एक मार्जिन डालो और वहाँ अपना रफ वर्क आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी टीचर मना नहीं करेगी कि आपने रफ वर्क के लिए क्यों मार्जिन डाला है, ठीक है। इंग्लिश एसएसटी वगैरह में रिक्वायरमेंट नहीं होती है रफ वर्क की, तो आप उसमें नहीं डालिए, मैथ्स एंड साइंस में डाल लीजिए जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मिस्टेक की, कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन करते हैं गलत हो जाता है, ऐसा तो नहीं है ना सारे क्वेश्चन सही हो, इंग्लिश में भी कटिंग हो सकती है, मैथ्स में भी हो सकती है, साइंस में भी, मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, अगर मान लो वो कट हो भी रहा है ना, तो उसको पूरा ही कट कर देंगे ऐसे कि टीचर को दिख ना जाए, मतलब हमने नीचे क्या लिखा था, है ना। क्यों भाई, आप अगर आपने सेक्शन ए लिख दिया, गलती से आपको सेक्शन डी यहाँ लिखना था, ए लिख दिया, ठीक है, उसको नॉर्मली दो लाइंस लगाई, यहाँ सेक्शन डी लिख दिया, उसको पूरा काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आपकी प्रेजेंटेशन खराब होती है। तो जो भी आप कटिंग करो, ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है सेक्शन का। इन केस अगर मैं मैथ्स में मान लो बीसी आपने कहीं लिखा है, आपको यहाँ बीसी ना लिख के ईसी लिखना था, कई बच्चे क्या करते हैं उसको ही ओवरराइट कर देते हैं, हो गया ईसी, हो गया। ये देखो देखने में ही आपको कितना गंदा सा नहीं लग रहा, फिर टीचर को कैसा लगेगा। तो उसको बीसी को एक नॉर्मली ऐसे 2 बार कट किया और यहाँ पर ईसी लिख दिया। अब आप मुझे खुद बताओ इन दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगता है। ऑब्वियस सी बात है यही लग रहा होगा, ये तो ओवरराइट हुआ हुआ समझ में भी नहीं आएगा कई टीचर। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, कटिंग करिए हो गई कोई बात नहीं, उसे नॉर्मली कट करो, उसके साथ में या उसके ऊपर दूसरा आंसर लिख दो, ठीक है। ओवरराइट तो बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल एक कट मारो और आगे लिख दो। क्लियर हुआ ये चीज़, ये मिस्टेक आप बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोग इस बार के एग्जाम में इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखिए, साथ साथ लिखते रहो मैं कौन कौन सी मिस्टेक्स बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में इस बार आपको ये इनमें से तो कोई भी नहीं करनी है, ठीक है। अब बात करें, अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पेपर में आता है कि आपको क्या करना है, 150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स का कोई पैराग्राफ लिखना है, नॉर्मली ऐसा इंग्लिश में या फिर एसएसटी में क्वेश्चन आंसर जो लॉन्ग होते हैं उसमें आ जाता है। बच्चे लिखते हैं पूरा 200 वर्ड्स हैं अच्छे से, 150 आता है तो 150 लिखते हैं। इनफैक्ट कई बच्चे तो इसको काउंट भी करते हैं, आप भी उनमें से शायद एक होंगे जो लिखने के बाद काउंट करते होंगे, है ना। ठीक है, आपने लिखा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप उसमें जो मेन पॉइंट्स आपने लिखे हैं
कुछ ना कुछ मेन पॉइंट्स तो मेंशन किए होंगे ना। अगर आप उन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दो, जैसे अगर मैं यहाँ दिखाऊंगा आपके पास, इनको मान लो मैंने इसको हाईलाइट ही कर दिया, सिर्फ मेन पॉइंट्स को, मान लो इस लाइन में कहीं मेन पॉइंट मैंने उसे हाईलाइट कर दिया, यहाँ था यहाँ हाईलाइट कर दिया, एक नीचे था यहाँ हाईलाइट कर दिया। तो अगर आप मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके आओगे, इससे टीचर भी इम्प्रेस होगी और उसे अच्छा लगेगा, हाँ बच्चे ने पहले ही हाईलाइट कर रखा है, टीचर डायरेक्ट वही पॉइंट्स को पकड़ेगी, उनको ही चेक करेगी, फिर जो छोटी छोटी यहाँ कहीं पर मिस्टेक्स होंगी ना वो भी छूट जाएंगी, वो मेन पॉइंट्स पे ही ज़्यादा ध्यान देगी। तो जो भी आपके मेन पॉइंट्स हो ना उनको हाईलाइट करो। अब ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन में हाईलाइट करने में ही लगेगी, जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 150 वर्ड्स 100 वर्ड्स के लिखो, जो बड़े लेंदी क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग आंसर्स, उनमें कोशिश करो आप हाईलाइट करके आओ जो आपका मेन पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, न्यूमेरिकल्स आपको जैसे मैंने अभी बोला मैथ्स एंड साइंस में आते हैं, और ये शायद एक वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप फुल मार्क्स ले सकते हो विदाउट एनी डिडक्शन, कोई भी मार्क्स कट नहीं कर सकता अगर आपका आंसर प्लस आपके स्टेप्स सही है तो, है ना। बस न्यूमेरिकल में बच्चे क्या करते हैं, एक मिस्टेक कर जाते हैं, पूरा आंसर ऊपर से नीचे तक का एकदम सही निकला है, लास्ट में आपने अगर लिखा है तो 12 लिख के छोड़ दिया, आगे यूनिट क्यों नहीं लिखी। अगर ये मीटर है तो उसे मीटर लिखो, मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर लिखो, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, स्पीड निकालिए किसी की किलोमीटर पर आवर लिखो। तो मैथ्स और साइंस में इसमें आपके नंबर जरूर कटते हैं, तो इन चीज़ का ध्यान रखो जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हो या फिर मैथ्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें यूनिट की रिक्वायरमेंट है तो आप यूनिट ज़रूर मेंशन करोगे, वरना आपका हाफ मार्क्स यहाँ बेकार में कट जाता है, पूरे स्टेप सारे स्टेप सही हैं और आधा नंबर लास्ट में जाके कट गया, बुरा आपको भी लगेगा ना। और आप घर आके सोचते हो हम तो 80 मार्क्स का पेपर पूरा करके आए हैं, तो यही वो गलतियां हैं जिनकी वजह से आपके नंबर कटते हैं। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना, बाकी जैसे आप प्रिपरेशन करके जाओगे मार्क्स तो फिर उस अकॉर्डिंग आएंगे ही आएंगे आपके, है ना। पर इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो इन चीज़ों में एटलीस्ट आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें, कई बार ऐसा होता है हमारे को कह के भेजा गया होता है, नॉर्मली जो टीचर्स वगैरह होते हैं बोल देते हैं कि सारे आंसर पॉइंट में लिख के आने हैं। अब बच्चे ने पैराग्राफ में याद कर रखा है, वो माइंड में सोच रहे हैं यार इसके कितने पॉइंट्स बनाऊं, 4 बनाऊं 5 बनाऊं, पहली बात तो टाइम यहाँ जा रहा है आपका सोचने में, ये टाइम खराब हो रहा है, इससे बेटर तो आप उसे लिख दो। तो क्वेश्चन को देख के आपको खुद देखना है कि उसमें मैं इसका आंसर पॉइंट्स में लिखूं या पैराग्राफ में। ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है कि सारे आंसर्स आपको पॉइंट में ही मेंशन करने हैं या सारे आंसर आपको पैराग्राफ में ही मेंशन करने हैं। अगर मान लो आपसे किसी चीज़ के एडवांटेजेस पूछे गए तो आप उनको पॉइंट्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, नो इशू, कर दिया। पर अगर किसी चीज़ पे आपसे शॉर्ट नोट पूछा गया और आप सोच रहे हो यार मैंने ये पैराग्राफ में याद किया है पर मुझे लिखना पॉइंट्स में, आप उसे पॉइंट्स में तोड़ रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, और कई बार डिवाइड करने में आप गलत डिवाइड कर जाते हो और आपके आंसर कट जाते हैं। शॉर्ट नोट है तो उसको छोटा सा एक पैराग्राफ में लिख दो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कितने मार्क्स का वो है। तो ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है कि पॉइंट्स में ही लिखना है या पैराग्राफ में ही लिखना है, आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, बस आपको जो भी आप लिख रहे हो ना वो टू द पॉइंट आंसर लिखना है, उसमें कोई कहानियां नहीं लिखनी है, उसी टॉपिक से रिलेटेड लिखना है। क्लियर हुई। तो ये मिस्टेक आप इस बार के एग्जाम में बिल्कुल भी मत कीजिए। तो कुछ छोटी छोटी सी गलतियां मैंने जो यहाँ आप करते हो वो बता दी, और एक दो चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा में बताना चाहूँगी कि ये आप करके आओगे तो अच्छा लगेगा। वो क्या, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर वो आंसर शीट दिखाऊं, ये मैथ्स की एक आंसर शीट जैसे मैंने आपको बताया लगा रखी है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो बच्चे ने, आप देख लो कितना नीट एंड क्लीन ये पेपर कर रखा है, यहाँ पर भी लाइन छोड़ रखी है, फिर यहाँ पर लाइन है, और जो इनको कट किया है प्रॉपरली कट किया है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये लिखा हुआ है, कट कर देंगे पूरा, मतलब डिजिट्स भी नहीं दिखती या फिर कई बार पार नहीं दिखती, और कई बार तो बच्चे क्या करते हैं इस पार को यही लिख देते हैं, गलत, ऊपर लिखना है नीचे नहीं लिखना, ठीक है। तो प्रॉपरली अगर आप कट करेंगे, प्रॉपरली अगर आप सॉल्व करेंगे तो अच्छा लगेगा है। उसके बाद देखो यहाँ पर लास्ट में आपको यहाँ पर उन आंसर जो पूछा गया वो भी लिखा गया है, बच्चे वही छोड़ देते हैं, जहाँ फॉर्मूला लगाया सॉल्व किया वहीं छोड़ दिया, लास्ट में एक हैंस वाली लाइन जरूर लिखना, ठीक है। हर क्वेश्चन के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो लाइन जरूर डालिएगा, एक पेंसिल से या पेन से किसी से भी डाल सकते हो, बट स्केल का यूज जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं करना बस टेढ़ी मेढ़ी लाइन डाल दी कि हाँ भाई बोला गया था लाइन डालनी है, नो, बिल्कुल प्रॉपरली बस एक लाइन डालनी है आप हर क्वेश्चन के बाद। पर ये काम तब करना है जब आप पेपर को रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज करते रहिए और लाइन को डालते रहिए। क्लियर है।
उसके बाद अगर आप यहाँ देखें, कैलकुलेशन मैंने आपको बता ही दी है। अगर आपको लिखना है इस तरीके से आप लिखो, मार्जिन के आपको इधर ही इधर लिखना है। यहाँ आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर मेंशन करने हैं और कुछ नहीं, यहाँ से शुरू नहीं करना है कुछ भी एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर। ठीक है, रफ वर्क मैंने आपको सारा चीज़ यहाँ पर बता दिया। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है एग्जाम में, और एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो करके आओगे तो उससे जो टीचर है कॉपी को जो चेक करेगा उसको अच्छा लगेगा, आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो और अच्छी हो जाएगी थोड़ी सी। हर क्वेश्चन के बाद लाइन को छोड़िए, उसमें एक लाइन डाल दीजिए हर क्वेश्चन के बाद, बट ये सारी चीज़ें लास्ट में करनी है। ऐसा नहीं है स्टार्टिंग शुरू की है, पहला क्वेश्चन किया, लाइन डाल दी, अरे टाइम निकल जाएगा, पेपर पूरा नहीं हो पाएगा, छूट जाएगा ऐसे तो पेपर। ठीक है, तो लास्ट में जब रिवाइज करोगे तब करनी है। इन शॉर्ट मैं आप लोगों को जो बताना चाहती थी, अगर मैं उसको सम अप कर दूं छोटा सा, तो वो ये है। और वो क्या है, केयरफुली आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। 15 मिनट्स मिलते हैं, वहीं पर ही माइंड में सेट कर लेना है कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है, कौन से क्वेश्चन मेरी स्ट्रॉन्ग है इनको पहले करूँ। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यू नो ना, पता है ना आप सबको। तो स्टार्टिंग अच्छे से रखोगे ना पेपर की, तो लास्ट तक अच्छा ही रहने वाला है फिर। ठीक है, उसके बाद टू द पॉइंट आपको यहाँ पर आंसर लिखने हैं, कुछ भी कहानियां नहीं लिख के आनी है। ठीक है, मेक श्योर टू अटेम्प्ट एवरीथिंग, हर चीज अटेम्प्ट करनी है, कोशिश करो आप पूरा पेपर करके आओ। इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता या फिर डाउट है, उसको लास्ट में रखो। अगर आप लिख सकते हो उसके अंदर कुछ, तो जरूर लिख के आओ, पर अगर आपको लगता है बिल्कुल ही नहीं आता, ये कंसेप्ट ही नहीं पता, तो ही आप उस क्वेश्चन को छोड़िएगा, वरना कोशिश कीजिएगा जितने क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, अवॉइड ओवर राइटिंग। लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल लिखनी है, कोई मैसेज लैंग्वेज नहीं लिखनी है। इंग्लिश के पेपर में नॉर्मली बच्चे करते हैं, मैसेज लैंग्वेज लिख जाते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, वो नहीं करना। क्लियर लैंग्वेज जो है आपकी इंग्लिश की, वही लैंग्वेज लिखनी है। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डोंट फॉरगेट टू रिवाइज। पेपर को रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने पूरा पेपर कर लिया है, बीच के एक आधे क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं कि बाद में करेंगे, और उन्हें करना भूल जाते हैं, तो वो रिवीजन के टाइम पे ही याद आते हैं, अरे हमने क्वेश्चन नंबर 12 तो किया ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 तो रह ही गया हमारा। तो अगर रिवाइज नहीं करोगे तो वो 2 क्वेश्चन छूट जाएंगे। रिवाइज करने का टाइम जरूर निकालना है, तो पेपर का टाइम मैनेजमेंट इसी अकॉर्डिंग रखना कि 2.5 आवर में पेपर हो जाए अगर 3 मार्क्स का है, एंड हाफ एन आवर में आप रिवाइज कर सकें। क्लियर है, तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स थी जो मैं आप लोगों को देना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस बार का एग्जाम आप बहुत अच्छे से दें और इन मिस्टेक्स को तो बिल्कुल भी ना करें। कहीं भी फिर भी आपको कोई भी दिक्कत लगती है आप पूछिएगा ज़रूर। और रही बात क्लास 10th की, तो जितना भी आपका मटेरियल है मैथ्स का, वो सब कुछ चैनल पे अपलोड है, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ भी आपको लगता है आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, बिल्कुल फ्रीली आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस चीज़ में मेरी हेल्प की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी ये मिस्टेक ना करें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। थैंक यू एवरीवन।